नमस्कार। और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि हम शीघ्र ही जो है अपनी पूर्व मध्यकालीन भारत यानी प्री मीडिएवल हिस्ट्री की रेगुलर क्लास स्टार्ट करेंगे। तो अब आज वो दिन है कि वहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। और मैंने अपने पिछले लेक्चर में जब इसको इंट्रोड्यूस किया था आपसे कि किस तरह से इसको पढ़ना है और थोड़ा सा इसका जो एक टाइमलाइन है, डेडलाइन है, वो थोड़ी सी चूँकि गड़बड़ है तो उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा राजवंश इकट्ठे हो जाते हैं। वो सब मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, आप सुन लीजिएगा। तो आज हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और शुरुआत करें इससे पहले एक बड़ा महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस आज जहाँ से हम लोग शुरू करेंगे तो करेंगे, लेकिन जिन लोगों ने पहली बार हिस्ट्री पढ़ना शुरू की है, खासतौर से प्राचीन भारत, तो उनके बारे में दो बातें मैं उनको बता देना चाहता हूँ शुरुआत करने से पहले। एक तो आप ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि प्राचीन भारत को पढ़ने का जो तरीका जहाँ तक अभी मैं लेकर के आपको आ रहा हूँ, ये लगभग एक जैसा है। और यहाँ पर यही एक फ़र्क होता है, पूर्व मध्यकालीन भारत तक भी जो पढ़ने की जो प्रवृत्ति है, पढ़ने का जो तरीका है, वो एक विशेष ढंग का होता है। लेकिन जब आप मध्यकालीन भारत को पढ़ने के लिए जाते हैं तो एक अलग ढंग से पढ़ते हैं, और आधुनिक भारत को पढ़ने का एक तरीका आपका अलग हो जाता है। तो एक बात तो सबसे बड़ी ये हो गई। तो इस क्लास में सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री पढ़ने का तरीका भी समझाऊंगा। साथ ही साथ में जो लोग पहली बार ये क्लास ले रहे हैं उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई कि हिस्ट्री को पढ़ने का एक तरीका क्या है इसी लेक्चर में, ताकि आगे जहाँ भी हिस्ट्री चले, एंशिएंट अगर पार्ट चले, तो आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। तो मैं एक एक बात आपको समझाता जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो बेचारे पहली बार पढ़ने वाले बच्चे हैं। दूसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस संदर्भ में, वो ये कि प्राचीन भारत को पढ़ते समय कुछ लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश को प्राथमिकता दे रहे हैं। मेरे पास बराबर कुछ लोग हैं ऐसे जो इंग्लिश में भी जानना चाहते हैं, और ये ज़रूरी भी है जानना। कारण ये होता है कि कई बार हमको, जैसा मैंने बताया, जब हम मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो सही तरह से हिंदी में अनुवाद नहीं मिलता, इंग्लिश में वो ठीक लिखा रहता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपके जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं वो सारे हिंदी ही में होते हैं, बस उसको अंग्रेजी की स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। हर्षवर्धन है तो हर्षवर्धन ही है नाम राजा का, वो कोई बदल नहीं जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जगहों के जो नाम हैं वो बदल नहीं जाते, उपाधियां हैं वो बदल नहीं जाती, और यहाँ तक कि जो आपका जो प्रशासनिक व्यवस्था में जो नाम होते थे अधिकारियों के, वो भी वही रहते हैं। बाकी लैंग्वेज जो होती है वो इंग्लिश होती है। तो इस तरह से आप उसको मैनेज कर सकते हो। तो मैंने बताया था कि थोड़ा सा बाइलिंगुअल आप होने की कोशिश करिए, ताकि आपको पेपर एग्जाम में आसानी हो कुछ चीज़ों को समझने में, क्योंकि आगे जब आप पढ़ोगे तो इंग्लिश से आपका वास्ता काफ़ी हद तक पढ़ने वाला है, क्योंकि अंग्रेजी के भरोसे मेंस का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टिका हुआ होता है आपका। और कई बार ऐसा भी होता है कि प्रीलिम्स में भी कभी हिंदी में जैसे सही समझ में आती चीज़ तो इंग्लिश में वो ज़्यादा सटीक बैठती है। दूसरी बात, अब तीसरी बात शुरू करने से पहले ये है कि मैं आप सभी लोगों का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस हमने शुरू करने की बात लॉकडाउन में की, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा है मेरे पास में। जो उसका रिस्पांस रेगुलर आपका मेरे पास जो व्हाट्सएप पर आता है, या जिस तरह से आप उसको देख करके जो आप सीख रहे हो इतनी दूर होकर के, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं मतलब जितनी तारीफ करूं, बच्चे इतने सारे नोट्स बना के मुझे भेज रहे होते हैं कि मैं चकरा जाता हूं, किसका नोट्स चेक करूं, किसका नोट्स नहीं चेक करूं। वो इतने सारे नोट्स के साथ साथ क्वेश्चंस के आंसर भी मेरे पास आते हैं। तो उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे बुक रीडिंग कर रहे हैं, जो सबसे अच्छी बात है। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप टेक्स्ट बुक्स को रीडिंग जरूर करिए। तो टेक्स्ट बुक रीडिंग करने का जो है प्रचलन बहुत ज़बरदस्त है। और एक बच्ची है जो बहुत ही अच्छा इसमें परफॉर्म कर रही है इस लॉकडाउन में। मेरे ख्याल से मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों ने अपने पैशन को फाइंड आउट किया अलग अलग ढंग से। कोई कुकिंग करता था, कोई कुछ करता था, लेकिन इन्होंने बुक्स पढ़ी। और एक लड़की ने तो करीब 10-12 किताबें पढ़ ली हैं। अभी कल ही मेरी उससे चर्चा चल रही थी, तो मैंने बताया कि कल हर्ष से शुरू करने वाले हैं हम लोग। तो उसने कहा, तुरंत उसका माइंड नाम ही सुन के स्टार्ट हो गया, और उसने जो है बुल्गा से गंगा चूंकि पढ़ ली थी, और बुल्गा से गंगा एक कहानियों के क्रम में राहुल सांकृत्यायन ने पूरे इतिहास को प्राचीन से लेकर के और भी पहले से लेकर के, जब आर्य आए भी नहीं थे उससे पहले से लेकर के लिखा है।
और टिल मॉडर्न एज तक लिखा है। तो हर्ष के पार्ट का जो चैप्टर है उससे उसने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे और मैंने उसको बताया। तो फिर बात हर्ष के ही साहित्य पर बाण भट्ट के ऊपर आई और उसने कहा कि सर मुझे बाण, क्या मैं पढ़ सकती हूँ बाण के साहित्य को? तो मैंने कहा बिल्कुल क्यों नहीं। और उसने तुरंत कहीं से PDF प्राप्त करी और उसने मुझसे चेक करवाया कि ये क्या वही है कि नहीं। तो उसका हिंदी अनुवाद था जो वासुदेव शरण अग्रवाल ने किया था। मैंने कहा हाँ तुम पढ़ डालो। तो इस स्तर की जो अध्ययन और है वो इस समय चल रहा है और मैं इससे बड़ा खुश हूँ। कुछ बच्चे कविताएं लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए एक्चुअली है क्या कि सारी चीज़ जो है वो आपके माइंड प्रोसेसिंग के ऊपर है और माइंड प्रोसेसिंग आपकी जितनी अच्छी होगी पढ़ाई को लेकर के उतना ही ज़्यादा आप चीज़ों को पकड़ोगे। जितना ज़्यादा आप अपनी प्रैक्टिस अपने जो सारे जो पार्ट्स हैं बॉडी के, जो सेंस ऑर्गन्स हैं, उनको इन्वॉल्व करोगे आप अपनी पढ़ाई में, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। एक विशेष प्रकार की अवेकनिंग होगी आपके माइंड की पढ़ने के प्रति और ये आपको सफलता सुनिश्चित कर देगी आपकी। ये मेरी आप गारंटी मानिए। जो भी लोग मन से पूरी पढ़ाई करते हैं वो लोग जरूर सफल होते हैं। तो यहाँ तो मेरी वो बातें हुई जो मुझे बहुत दिन से आपसे बात नहीं करी थी, तो मुझे करनी थी। अब जहाँ से हम लोग शुरू करने वाले थे तो मैंने आपको बताया था कि प्री मीडिएवल हिस्ट्री के बीच में ऐसी कोई विशेष टाइमलाइन तो हम नहीं मान सकते, लेकिन हाँ इतना मान सकते हैं कि गुप्तों का जहाँ पतन शुरू होता है वहीं से पूर्व मध्यकालीन भारत की शुरुआत मान सकते हैं। कुछ लोग इसको 750 तक लेकर के जाते हैं, जैसे मैंने पिछली बार बताया था। मेरे नज़रिए में अगर हम देखें तो हम हर्षवर्धन से अगर स्टार्ट करें तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारे खाके पता लगना शुरू होंगे। तो ये मेरा जो सबसे जो सही अप्रोच है मैं मानता हूँ। आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी जो है आप पढ़ें तो यहीं से पढ़ना शुरू करें। बाकी एक एक चीज़ मैं एक एक फैक्ट के साथ पढ़ा रहा हूँ। आप चाहे PCS का एग्ज़ाम देने जाएँ, चाहे IAS का एग्ज़ाम देने के लिए जाएँ, चाहे हिस्ट्री से आप JRF नेट देने के लिए जाएँ, या और भी ऐसे जो भी पेपर आप देने जाएंगे वहाँ के लिए आपको पूरा जो एक खाका है मैं खींचने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखिए जैसा कि लिखा है, वर्धन वंश यानी पुष्यभूति वंश, तो इसको दो नामों से जाना जाता है, वर्धन वंश और पुष्यभूति वंश के नाम से जाना जाता है। और इसी वंश का जो महान राजा था वो हर्षवर्धन था। तो इससे मेंस में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप BA हिस्ट्री से कर रहे हो तो भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में हर्षवर्धन होता है। मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं पूछ सकते, क्योंकि कई बार कल्चरल आइडेंटिटीज़ को राजाओं की लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और अगर आप हिस्ट्री में ऑप्शनल रखते हैं मेंस में तो बहुत ही अच्छा है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कवर अप नहीं कराई जाएगी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको मैं इतिहास पढ़ने का एक तरीका बता रहा हूँ, कैसे इतिहास को पढ़ना है। तो देखिए मैं डेट लिख रहा हूँ। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने के बाद सबसे पहले जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि गुप्तों के पतन के बाद 550 ईस्वी डेट भी आप देख लीजिए, 550 ईस्वी यानी 550 AD। इस दौर में गुप्तों का पतन होता है। और इसी दौर में एक नाम आप सुनते हैं, जिसका नाम आप अपनी बुक में देखेंगे, स्थानीश्वर या थानेश्वर। तो चैप्टर में हो सकता है ऐसे भी लिखा हो, थानेश्वर का वर्धन साम्राज्य या थानेश्वर का वर्धन राज्य, वर्धन एम्पायर ऑफ थानेश्वर। तो ये दो नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर वर्धन साम्राज्य का उदय हुआ, और वो उदय कैसे और किस जगह से हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सुनते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे ये जो स्थान जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं ये बेसिकली है कहाँ पर। जब आप अपने इंडिया के मैप को देखोगे तो इंडिया के मैप में ये जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर हरियाणा में करनाल जगह पड़ती है, ठीक है, करनाल। कुरुक्षेत्र का नाम तो आपने सुना होगा, कुरुक्षेत्र के पास ही करनाल है, हरियाणा में एक जिला है। तो वो करनाल जो जगह है उसके आसपास की जो क्षेत्र है या उसी जगह को थानेश्वर के रूप में चिन्हित किया जाता है। पहले तो आप इस बात को आप समझ लीजिएगा कि थानेश्वर बेसिकली है। इसके बाद यहीं से इनकी शक्ति का उदय हुआ, और उसके बाद समस्त उत्तर भारत
के आसपास जो उत्तर भारत, पूरा तो नहीं कहेंगे लेकिन एक बड़े हिस्से पर उत्तर भारत के इनका राज्य रहा। कब तक? जब तक हर्षवर्धन ने शासन किया। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद फिर समस्याएं उपजी और फिर कई शक्तियां एकत्रित हुई और कन्नौज इस दौर में, देखिए ध्यान रखिएगा, इसका पिछली बार भी मैंने बताया था कि उत्तर पूर्व मध्यकालीन भारत की एक सबसे खास विशेषता है कि अब तक जो मगध केंद्र हुआ करता था पूरे भारत का, अब वो सत्ता कन्नौज में सरक के आ जाती है और कन्नौज पर आधिपत्य के लिए समस्त शक्तियां आपस में झगड़ा करती हैं। तो मैंने इस काल में आपको बताया था कौन कौन से ऐसे और भी शासक थे जो थे। उसके बाद हम जब आगे देखेंगे तो उनके बारे में भी जानेंगे हम लोग। इसी क्षेत्र में उत्तर गुप्तों के बारे में, मौखरियों के बारे में मैंने फिर तब भी चर्चा की थी। तो इस क्षेत्र को हमने इस तरह से चिन्हित किया। अब आते हैं कि शुरू करें, इससे पहले हम लोग जाने, क्योंकि इतिहास है और इतिहास को बनाने वाले कुछ तत्व होते हैं, इसलिए इतिहास उसको कहा जाता है, और वो होते हैं इतिहास निर्माण के स्रोत, यानी कि एविडेंसेस, हिस्टोरिकल एविडेंसेस। तो हम हिस्ट्री उसी को मानते हैं जिसके हमको प्रमाण मिलते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में मिलते हो, लेकिन वो प्रमाण हमको मिलना चाहिए। लेकिन मोटे मोटे रूप में जो प्रमाण होते हैं वो साहित्यिक प्रमाण होते हैं, जिसमें दो तरीके का साहित्य आता है। पहला साहित्य धार्मिक साहित्य है और दूसरा गैर धार्मिक या आधार या धर्मेतर साहित्य बोलते हैं हिंदी में, मतलब जो धर्म से संबंधित नहीं है, हमारे समाज को लेकर के कोई कहानी, कोई काव्य या कोई कथा या नाटक लिखा गया हो। उसके बाद अगर उस काल में कोई विदेशी यात्री आया है तो विदेशी यात्रियों का विवरण भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है इस बात को लेकर के कि उस समय का इतिहास निर्माण किया जा सके। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा आर्कियोलॉजी, यानी पुरातत्व, यानी पुरातात्विक साक्ष्य यदि हमको किसी जगह के मिल जाते हैं तो काफ़ी हद तक बात प्रमाणित हो जाती है कि यहाँ पर किसी नाम का राजा राज्य करता था या कोई अमुक किस्म की घटना घटित हुई थी। बहुत सारे प्रमाण हमारे लिए प्रमाणित हो जाते हैं। तो इस तरह से साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण, पुरातात्विक स्रोत, ये एक दूसरे का वेरिफिकेशन, क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और इत्तेफाक से हर्ष के काल में हमको सभी प्रकार के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं वो हमको प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे साहित्यिक स्रोतों की, आ रहा ना? सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे साहित्यिक स्रोतों की। तो साहित्यिक स्रोत में देखिए सबसे बड़ा नाम है बाणभट्ट। तो बाणभट्ट बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जो है हस्ती है इस काल की, और उसने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है हर्षचरित। तो सीधा सीधा तो छोटी परीक्षाओं में यही पूछ लिया जाता है आपसे कि हर्षचरित किसने लिखा है, तो आपका जवाब होगा बाणभट्ट। और हर्षचरित अपने बाणभट्ट में हर्ष के बारे में या उसके जीवन की घटनाओं को बताता है, किस तरह से हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा, ये सारी चीज़ों का वर्णन है। बेसिकली ये एक आख्यायिका है, इसका इस तरह से माना जाता है, और 8 अध्यायों में विभाजित है, जिसके प्रथम अध्याय में तो बाणभट्ट अपनी आत्मकथा कहता है, फिर बताता है कि वो कैसे हर्ष के संपर्क में आया, फिर वो राज्यवर्धन के बारे में बताता है, उसकी कैसे मृत्यु हुई, फिर हर्ष को कैसे गद्दी प्राप्त हुई, राज्यश्री को कैसे वापस लाया गया। ये कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। और अचानक यहाँ पर आकर के 8वें चैप्टर पर ये सडनली खत्म हो जाती है, और इस पर कई बार इतिहासकारों ने प्रश्न उठाया कि आखिर ये अचानक क्यों खत्म हो जाता है ये ग्रंथ। तो अब उसके कारण जो भी रहे हों उसके बारे में कोई प्रमाण तो हमको मिलता नहीं है, परंतु हर्षचरित के विषय में ये बात बिल्कुल तय है कि हर्ष के जीवन की घटनाओं का विवरण देने के लिए एक स्रोत हमारे पास है। यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अब मेंस में पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन हाँ हिस्ट्री ऑप्शनल में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हर्ष उतना महान नहीं था जितना उसे बाणभट्ट ने बना दिया था। अब इस बात को समझिए, ये इतिहास का क्वेश्चन है, हर्ष का क्वेश्चन नहीं है। इतिहास से मतलब इतिहास निर्माण। तो इतिहास निर्माण में सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि यदि कोई ऐसा कवि या ऐसा कोई लेखक है जो दरबार में रहता है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने राजा की प्रशंसा करता है, जैसे प्रशस्तियाँ। तो वहाँ पर राजा की जो खराब चीज़ें हैं उनके बारे में उनको जानकारी ना मिल पाती है, और कई बार क्या होता है कि राजा की वीरता या उसके कार्यों के विषय में अतिशयोक्ति भी होती है। तो उस अतिशयोक्ति से और उन सारी बातों से, पूर्वाग्रहों से हट करके इतिहासकार एक पूरा मूल्यांकन करने का प्रयास करता है कि वास्तविक रूप से हुआ क्या होगा। तो ये इतिहासकार की सूझबूझ है, ध्यान रखिएगा। इतिहास की ही क्लास है, तो इतिहास की ही दृष्टि से आपको मैं बताता भी जा रहा हूँ।
दूसरा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाणभट्ट की रचना, जिसका नाम है कादम्बरी। तो कादम्बरी संस्कृत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिक्स ऑफ संस्कृत लिटरेचर, आप समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट जो ग्रंथ है संस्कृत साहित्य का। और जैसा कि आप जानते हैं इसको क्या है, एक उपन्यास का दर्जा दिया जाता है, संस्कृत के उपन्यास का। तो उस दौर में जो विधाएं थी संस्कृत में साहित्य लिखने की, वो दो थी, या तो नाटक या महाकाव्य या खंडकाव्य, चलिए मान लीजिए 3 मान लीजिए, लेकिन इसको उपन्यास का दर्जा प्राप्त है। तो ये ध्यान रखिएगा कादम्बरी के विषय में। तो अब कादम्बरी से हमको क्या जानकारी मिलती है, देखिए अब किसी भी काल का जब हम लोग साहित्य पढ़ते हैं तो उस काल के साहित्य से हमको जानकारी मिलती है उस काल की संस्कृति। तो कादम्बरी जब हम लोग पढ़ते हैं तो कादम्बरी के द्वारा या कोई भी साहित्यिक स्रोत जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसके माध्यम से हमको उस काल की जो संस्कृति है, जो समाज है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी जानकारी मिलती है। जैसे आप रामायण पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं अश्वमेध यज्ञ। तो ये जाहिर सी बात है कि उस दौर की राजनीतिक व्यवस्था में अश्वमेध यज्ञ की प्रथा थी, घोड़ा छोड़ा जाता था। तो ये उस समय था, इस तरीके से साम्राज्य का विस्तार किया जाता था। तो अश्वमेध यज्ञ बाद में आप जानते हैं कई बार जिन जिन राजाओं ने किया, जैसे एक राजा पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था, याद रखिएगा। तो इससे हमको पता लगता है कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो भी हम निकाल सकते हो इन साहित्यिक स्रोतों से, वो इतिहासकार अपनी सूझबूझ से निकालता है। इसके बाद तीसरा ग्रंथ जो है वो आर्ष मंजूश्री मूलकल्पम है, जो आपके एक महायान बौद्ध ने लिखा है भिक्षु ने। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है आपके उसके लिए। इसके बाद हर्ष जो था वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी था, यानी कि ऐसा राजा था जिसको कई तरह के शौक थे, उनमें से लेखन भी था। ऐसा मानते हैं कि हर्ष ने खुद भी कुछ साहित्यिक रचनाएं करी। तो 3 रचनाएं आपसे पूछी जाती हैं, अक्सर प्रश्न में पूछ ली जाती है। ऐसे करके पूछ लिया था, बाण के साथ कादम्बरी मिला करके पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्ष की नहीं है। तो वो रचनाएं कौन कौन सी हैं, देखिए। पहली तो है प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। याद रखिएगा इसको, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये तीनों जो है हर्ष के ग्रंथ हैं। और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैंने आपको बता दिया। बाण के ग्रंथ को चौथे ऑप्शन के रूप में रख देंगे, कादम्बरी को, और आपसे पूछ लेंगे। तो ये तो हुए हमारे साहित्यिक स्रोत। अब हर्ष के ही जीवन की एक और इम्पोर्टेंट घटना है कि उसके जीवन काल में 2 चीनी यात्री आए और उनमें से हुइनसेंग है। अब देखिए, विदेशी यात्रियों के विवरण से भी क्वेश्चन IAS मेंस में पूछा जा चुका है। और वो क्वेश्चन क्या था ये भी आप जान लीजिए। पूछा था कि इतिहास के प्राचीन भारत के या भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण में चीनी और अरबी यात्रियों का क्या योगदान है या क्या महत्व है, उनके द्वारा जो लिखे गए उनके जो यात्रा वृत्तांत हैं। अब देखिए क्या होता है, इसका क्यों महत्व है। देखिए क्या होता है कि जब कोई विदेशी किसी दूसरे देश में जाता है तो उसके अपने तरीके के पूर्वाग्रह होते हैं। ना तो वो किसी राजा के दरबार में होता है, ना वहाँ की संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ होता है। तो जब इन दोनों ही चीज़ों से उसका कोई जुड़ाव नहीं होता तो इसको वो अपनी नज़र से देखता है। और जब वो अपनी नज़र से देखता है तो कहीं ना कहीं उस नज़रिए से उसकी बुराई या आलोचना जिसको कह सकते हैं वो भी करता है, जो अच्छाइयाँ होती हैं वो भी करता है। तो तुलनात्मक ये सब चीज़ें होती हैं। कभी कभार उसके अपने पूर्वाग्रह भी होते हैं, तो वो पूर्वाग्रहों को छांट करके अलग कर देना ही इतिहासकार का काम है। जैसे मौर्य काल में मेगास्थनीज आया था, तो उसने जो है भारत के समाज को 7 वर्गों में विभाजित बताया है। तो अब ये क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 4 वर्गों में था, वर्णों में था, यहाँ वर्गों में नहीं था, तो वो उसकी एक भूल थी, वो समझ नहीं पाया। तो ऐसी भूल हो सकती है, लेकिन उस भूल में भी कुछ बातें और छुपी होती हैं। वो ये थी कि जो देखने में जो चीज़ें लगती थी वो अंदर में कुछ और थी और देखने में कुछ और लगती थी, इसलिए उसने वो 7 वर्ग समझे। वो वैश्य नहीं समझ पाया कौन हो सकते हैं, वो शूद्र नहीं समझ पाया, उसने कहा कि भाई दास प्रथा थी नहीं। अब चूंकि यहाँ पर उस तरह के दास नहीं थे जैसे वहाँ हुआ करते थे, तो उसको लगा ही नहीं कि यहाँ दास प्रथा थी, क्योंकि वहाँ दास प्रथा ज़्यादा यूनान में कठोर थी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग समझ करके एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। तो ह्यूनसेंग का अगर विवरण उस काल की संस्कृति, समाज, राज्य व्यवस्था, बहुत सारी चीज़ों पर प्रभाव डालता है। ह्यूनसेंग के विवरण का नाम है CUT, याद रखिएगा। फिर उसके बाद ह्यूनसेंग का एक मित्र था, इसका नाम था व्हीली। तो व्हीली ने ह्यूनसेंग की जीवनी लिखी है। आपसे पूछ सकते हैं कि ह्यूनसेंग की जीवनी किसने लिखी है। व्हीली ने लिखी है।
तो उसका मित्र था, तो इससे भी उसने उसके जीवन जहाँ जहाँ वो गया था उसके माध्यम से उसने खोज करके पुनः उन चीज़ों को लिखा है। तो फिर से एक बार हमको वो चीज़ वेरीफाई करने के लिए मिलती है जो ह्यूम-त्सांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखी थी कि वो सही हैं या कपोल कल्पित हैं। तो इस तरीके की बात है। इसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है इत्सिंग का विवरण। इत्सिंग भी इसी के काल में आया था। इत्सिंग का विवरण बहुत इंपॉर्टेंट है इस काल में। अब आते हैं पुरातत्व में। इससे पहले कि हम पुरातत्व पर आए, ये दिखाई दे रहा है इस तरफ, तो इसको ठीक है। इससे पहले कि हम पुरातत्व पर आए, तो पुरातत्व में आने से पहले मैं आपको कुछ बातें इस दौर की बता देता हूँ। देखिए, गुप्त काल से ही सामंतवाद का उदय होना शुरू होता है। अब ये सामंतवाद क्या है ये भी समझिए, क्योंकि सामंतवाद पर अलग से प्रश्न पूछा जाता है। सामंतवाद को समझना बहुत जरूरी है। भारत में सामंतवाद क्या था और ये क्यों अस्तित्व में आया। आप अक्सर एक चीज़ और सुनते होंगे, कलयुग की धारणा। तो आजकल आप कभी बूढ़े पुराने लोगों से पूछोगे तो कहते हैं कलयुग है, कलयुग है। एक्चुअली ये क्या चीज़ कलयुग थी इतिहास के दृष्टिकोण से, वो कलयुग क्या है। कलयुग जो कहा जाता है वो इसी काल के संदर्भ में जो है उसी काल को कलयुग कहा जाता है। आज कलयुग नहीं है। वी आर लिविंग इन अ टेक्नोलॉजिकल एज। हम लोग तो बहुत एडवांस एज में जी रहे हैं। कलयुग जो है इतिहास के दृष्टिकोण से वो यही था। तो देखिए कलयुग की क्या क्या धारणा है, देखो थोड़ा सा समझाता हूँ। लोग कहते हैं पाप बढ़ेगा, लोग अपने कर्तव्यों से विमुख होंगे। तो ये पाप और कर्तव्यों से विमुख होना था क्या, अक्सर इसको समझ लीजिए। देखिए, भारतीय समाज को 3 वर्णों में विभाजित किया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और कोई ये नहीं चाहता था कि कोई भी व्यक्ति जो ब्राह्मण का काम है वो कोई क्षत्रिय करने लगे, या क्षत्रिय का काम ब्राह्मण करने लगे, या फिर क्या बोलते हैं वैश्यों का काम कोई और ले ले। लेकिन ऐसा क्या था कि समाज अपनी तरह से चलता है, व्यवस्थाएं अपनी तरह से चलती हैं। तो जब ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई, विदेशी उधर से हुनों का आक्रमण होना शुरू हुआ, इसी काल की घटना है वो भी। तो ये सब चीज़ें जब हुई तो कहीं ना कहीं डर लगना शुरू हुआ कि कहीं समाज का जो स्ट्रक्चर था, सोशल स्ट्रक्चर था, वो बदल ना जाए। तो इस काल में भूमि दान देने की व्यवस्था होना शुरू हुई, भूदान जिसको हम लोग कहते हैं। और राजा जो थे सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए ब्राह्मणों को भूदान देने लगे और ब्राह्मणों को उस गांव का मालिक बना दिया करते थे। अब ब्राह्मण का ये दायित्व होता था कि उस गांव में उस सोशल स्ट्रक्चर को, सामाजिक संरचना को बरकरार रखे। समझ रहे हैं। तो वो जो कलयुग को बचाने का जो एक प्रोसेस, एक तरीका था, वो ये उसमें था। तो इस समय भूदान व्यवस्था और सामंतवाद का उदय होना शुरू हो गया था। तो ये बड़ी अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको समझने की दे रहा हूँ। यहाँ ठीक है मैं आपको फैक्चुअली बता रहा हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको इतिहास से एक समझ देने का है कि वो क्या चीज़ें हैं और इन्हीं को समझा जाता है। बाकी चीज़ें आप धीरे धीरे समझ लेंगे, याद कर लेंगे। तो हर्ष के काल में हमको 2 इम्पोर्टेंट लेख मिलते हैं। पहला जो उसके बारे में बताता है, पहला है बांसखेड़ा लेख और दूसरा है मधुबन लेख। अब ये लेख हैं क्या, एक लेख है और ये लेख जो है ब्राह्मणों को दान की गई गांव का लेख है। जैसे आज मान लो कोई आप जमीन खरीदते हो तो उसका एक कागजात होता है ना कि किसने जमीन खरीदी। तो इस तरह से उस समय जब राजा दान करता था तो एक लेख लिख करके ब्राह्मण को दे दिया करता था कि अब तुम इसके गांव के अधिकारी हो गए, अब यहाँ पर सब चीजें तुमको देखनी है, कोई बात हो तो हमसे शिकायत करना। तो एक तरह से ब्राह्मणों को सर्वोच्चता दी गई राजाओं के द्वारा, वहीं दूसरी तरफ जो है सोशल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने की कोशिश की गई। एक बार आईएएस में और क्वेश्चन आया था कि भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था का विवरण जिस प्रकार से दिया गया है वास्तव में वो ऐसा दिखाई देता नहीं है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। इस पर हम कभी फिर चर्चा करेंगे कि इसका आंसर किस तरह से हुआ, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो बांसखेड़ा बेसिकली उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले की एक तहसील है। वहाँ पर ये लेख हमको प्राप्त होता है, छोटी सी जगह है वहाँ पर ये प्राप्त होता है। पता लगता है यहाँ से लेख से कि भाई राज्यवर्धन के बारे में पता लगता है, हर्षवर्धन के बारे में पता लगता है, कुछ जानकारियाँ हैं। उस समय एक्चुअली पता कैसे लगता है ये भी मैं आपको मज़ेदार बात बताता हूँ। बात सीधी सीधी नहीं लिखा करते थे। राजा पहले अपना इंट्रोडक्शन लिखता था और अपनी तारीफ लिखता था। है वो फला फला राजा जिसने यहाँ तक की धरती को जीत लिया है, जिसको फलाने लोग पूछते हैं, जिसका यशगान चारों तरफ है। इस तरह से करके लिख करके वो ये ऐसा कहता है कि वो ये भूमि दान करता है, वो ऐसा करता है, उसने ऐसा किया है। इस तरह से करके जो है एक उसके साथ लिखा थे। वहीं से हमको ऐसा नहीं है कि कैसे पता लगा भाई, वो इतिहास तो लिखने बैठे नहीं थे। इसी तरह से हम उसको निकालते हैं, सॉरी, कि कैसे हमको पता लगता है कि
ये सब बातें उसमें लिखी हुई थी। तो राज्यवर्धन के बारे में पता लगता है, उसकी मृत्यु के बारे में पता लगता है, हर्षवर्धन के बारे में पता लगता है। तो ये 2 लेख है। मधुबन लेख है, उत्तर प्रदेश मऊ जगह है जिसको, तो वहाँ पर पता लगता है। मधुबन लेख से भी यही सब बातें पता लगती हैं। इसके बाद तीसरा लेख जो है वो हर्ष का लेख नहीं है या किसी वर्धन साम्राज्य के शासक का नहीं है, वो पुलकेशिन द्वितीय का लेख है जिसको हम ऐहोल प्रशस्ति कहते हैं। और ये हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बारे उसका वर्णन इसमें है। और बताया जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हरा दिया था, ऐसा मानते हैं। और ये ऐहोल प्रशस्ति है जो पुलकेशिन द्वितीय के कवि रवि कीर्ति ने लिखी थी। ये पूछा जाता है इसलिए कि ऐहोल प्रशस्ति किसने लिखी है। अब प्रशस्ति समझ गए ना, यशगान, प्रशंसा। राजा अपनी प्रशंसा करवाता था अपने कवियों से, और ज़्यादा होता था और बहुत ज़्यादा होती थी तो उस प्रशस्ति को पत्थर पर गुदवा दिया जाता था। कोई खास मुकाम, जैसे ऐसा बाद में भी होता रहा, जैसे अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनाया था। तो जीत के उपलक्ष्य में इमारतों का बनवाना, लेख लिखवाना, प्रशंसा करवाना, ये सब पुराने चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं है आप कहोगे कि आज ऐसा होता है क्या। आज तो हम लोकतंत्र में लिखते हैं, लेकिन प्रत्येक सरकार अपनी उपलब्धियों को तो गिनवाती है कि हमने क्या काम किया, लोगों को क्या फायदे पहुंचे, सब चीज़ें। तो उस समय भी ऐसा होता था। तो ये हुआ आपका ऐहोल लेख। इसके बाद फिर आती है मोहरें या मुद्राएं। तो इस काल में देखिए क्या था, सामंतवाद के उदय के कारण जो मुद्रा का प्रचलन था वो धीरे धीरे गुप्त काल के बाद घटता ही चला गया और फिर बहुत कम हो गया। जैसे जैसे सामंतवाद बढ़ा वैसे वैसे। तो मोहरों और मुद्राओं के बारे में अगर आपको बताएं तो देखिए, सामंत का बाद जैसे जैसे आया तो मुद्रा का प्रचलन घटता चला गया। यानी कि जो कैश लेकर के लोग जो व्यापार किया करते थे या चीज़ें खरीद किया करते थे, सामंतवाद के आने से उस कैश का ट्रांजैक्शन कम हो गया। ये अगर आप देखो तो आज की इकोनॉमी से जोड़ करके आप इसको देख सकते हो। तो ज़्यादातर जो था अनाज के बदले, आपने देखा होगा उस दौर को भी अपने यहाँ, अगर आप कहूँ कहीं गांव को या कहीं ऐसी जगह को बिलोंग करते हैं कि गेहूं के बदले में चीज़ें दे दी जाती थी या मटकों के बदले में अनाज साल भर का दिया जाता था। तो इस तरीके का आपने देखा होगा। तो ये सामंतवाद की कहीं ना कहीं देन है, जहाँ पर कैश का प्रचलन या नकदी का जो प्रचलन होता है कम है। इस काल में आते आते सिक्के कुछ कम हो जाते हैं और आने वाले समय में और भी कम सिक्के मिलते हैं हमको। लेकिन जो सिक्के मिलते हैं उन सिक्कों में एक खास बात है कि हमको वंशावली जो है वर्धन साम्राज्य की वो हमको प्राप्त होती है। हमको पता लगता है कि कहाँ से इनका वंश प्रारंभ हुआ था, और उसका क्रॉस वेरिफिकेशन और दूसरे स्रोतों से भी हो जाता है। तो एक तो हमको सोनीपत, दिल्ली के पास एक जगह है, वहाँ से एक मिलती है। वहाँ पर राज्यवर्धन, हर्षवर्धन का उल्लेख है, वंशावली उनकी सिक्कों पर दी गई है। फिर एक और मुद्रा है जो मिली है हमको, जिस पर उसकी उपाधि मिलती है श्री शाल दत्त। ये सब पूछ लेते हैं किस राजा की उपाधि श्री शाल दत्त थी। तो श्री शाल दत्त जो है पूछा जाता, शिलादित्य जिसको कहते हैं। एक और मुद्रा है जिस पर जो है महाराजाधिराज। अब जब लिखते थे, अब ये महाराजाधिराज लिखने का प्रचलन जब आया तो इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब होता था कि आपके नीचे और भी महाराज हैं, और इसी को सामंतवाद कहते हैं कि एक राजा के नीचे दूसरा राजा, दूसरे राजा के नीचे दूसरा राजा, उससे छोटा राजा, उससे छोटा राजा। जबकि यही चीज अगर आप सल्तनत काल में जाकर के देखोगे तो सामंतवाद नहीं दिखाई देगा। वहाँ एक राजा है और उस राजा का पूरे जगह पर कायम है अपना शासन, उसके नीचे और फिर उसके नीचे। अभी क्या होता था कि एक हायरार्की होती थी। देखो मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ से मिटा रहा हूँ मैं, आप लिख लीजिए, सब इसको लिख लीजिएगा पॉज करके। मैंने आपको पूरी जगह दे दी है, आप इसको लिख लीजिएगा, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। तो सबसे टॉप पर कोई एक राजा होता था, उसके नीचे फिर बहुत सारे, जितना उसका साम्राज्य होता था उससे वैसे छोटे राजा हो सकते थे। तो मान लो अगर ये महाराजाधिराज है, तो महाराजाधिराज का मतलब सामंतवाद में ये है कि इसके नीचे फिर और महाराज होंगे। तो एक महाराज, दो महाराज और ये तीन महाराज होंगे। अब हो सकता है कि इनके नीचे भी और महाराज हों छोटे, वो और अपना कुछ और नाम लिखेंगे नीचे। अब बात क्या था? बात ये होती थी कि इनके पास अपनी सबकी अपनी अपनी सेना होती थी।
और यही कारण हुआ कि बाद में जब इनके पास में शक्ति आती थी तो ये टूट करके अलग निकल जाया करते थे और अपना नया साम्राज्य कायम कर लेते थे ये सामंत, जब भी शक्ति आती थी। और केंद्रीय शक्ति जब कमजोर होती थी, यानी इनका जो महाराजा धिराज था जैसी कमजोर होता था, तो चूंकि इनके पास अपनी अपनी सेना हुआ करती थी, तो वो अपनी सेना अलग करके उसकी शक्ति हासिल करके दूसरों से दोस्ती करके खुद बड़े राजा बन जाते थे। और पूर्व मध्यकालीन भारत की ये खूबी है जो आप देखोगे कि कोई किसी का सामंत था, धीरे धीरे बढ़ करके उसने खुद सत्ता प्राप्त कर ली, इस तरीके का। तो महाराजा धिराज, तो ये महाराजा धिराज जैसी उपाधियां हैं वो ये बताती हैं कि सामंतवाद का उदय हो चुका था। महाराजा धिराज परम भट्टारक श्री हर्षदेव, तो ये उपाधि जो है हमको हर्ष की मिलती है, तो ये भी बताते हैं। तो इस तरीके की कुछ उपाधियां हमको हर्ष के बारे में मिलती हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ऐतिहासिक स्रोत बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे हर्ष के काल के, और यहाँ से जो हमारे पूर्व मध्यकाल की जो शुरुआत है वो भी बहुत अच्छे तरीके से हुई है। मैं समझता हूँ कि आप इसके नोट्स पूरे अच्छे से बना लीजिएगा, एक एक बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। कल हम हर्षवर्धन की शुरुआत करेंगे, हर्षवर्धन नहीं बल्कि वर्धन राजवंश की शुरुआत करेंगे कि उनकी शुरुआत कहाँ से हुई, उनकी एक कहानी है, उनका एक युद्ध है। फिर उसके बाद कुछ उपलब्धियां हैं हर्ष की, जिसके कारण वो महान तो नहीं गिना जाता लेकिन महानता के निकट जो है माना जाता है उसको। तो ये घटनाएं हम जो है आज आपके कल के लेक्चर में जो है देखेंगे। अब ये कंटिन्यूएशन प्री मिडिएवल हिस्ट्री का जो लेक्चर है वो आपके सामने आता रहेगा, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। अगले लेक्चर में हम लोगों की मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए अलविदा।